नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया की। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया ही क्यों? देखिए, इसके दो कारण हैं। ये इस बीच चर्चा में क्यों रही है? इसके दो कारण हैं। एक, 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी, तो 30 दिसंबर को अभी ये हाल ही में काफी चर्चा में रही। दूसरा एक प्रमुख कारण ये था इसकी चर्चा का कि कांग्रेस का जो कर्नाटक के बेलगाम में कार्य समिति की बैठक होने वाली थी, तो उसमें नेताओं के स्वागत के लिए जो पोस्टर्स लगाए गए थे उसमें अक्साई चिन्ह और साथ में जो है पीओके वाला पार्ट मिसिंग था। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, जो सरकार में मौजूदा केंद्र में सरकार है, तो उन पार्टी ने बहुत ज्यादा विरोध किया और कांग्रेस को कहा कि वर्तमान में मुस्लिम लीग है। ठीक है, कांग्रेस को मुस्लिम लीग से कंपेयर किया। ऐसे में क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने मुस्लिम लीग के बारे में छापा। कारण उसकी स्थापना भी था और ये जो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी था। तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी बहुत इसको जबरदस्त तरीके से कवर किया था। मैंने उसको बाइलिंगुअल आपके सामने लाने की कोशिश की है कि जिससे आपके सारे सवाल, देखिए मुस्लिम लीग, मैं उसी मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं जिसकी अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता आंदोलन से लेके भारत के विभाजन में प्रमुख भूमिका रही है। कहा जाता है कि भारत के विभाजन का प्रमुख कारण ही मुस्लिम लीग रही है। मैं उसी मुस्लिम लीग की आपसे बात कर रहा हूं। तो इससे आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके लिए भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जब मैं बात करता हूं तो आप सभी जानते हैं कि 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और वही मुस्लिम लीग जो आगे चलकर भारत को दो हिस्सों में विभाजित करने की नींव रखती है। और इसको प्रमुखता इसी वजह से जाना जाता है कि इसने भारत का पार्टीशन करवाया। तो जब देखो, जब इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में, तो उस समय ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी थी। बेसिकली जो एलिट मुस्लिम ग्रुप थे उनका ये संगठन था और इसका जो उद्देश्य था वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेव करना। ठीक है, जो मुस्लिम्स का इंटरेस्ट है उसको, उसकी रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और ऐसा कई दशकों तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ जो है इसमें बदलाव आए। मैं बात करूं अगर मोहम्मद अली जिन्ना की, तो मोहम्मद अली जिन्ना इसके सबसे बड़े नेता जो बन के बाद में उभरते हैं। जब इसकी स्थापना हुई उस समय वो कांग्रेस में थे। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग की स्थापना से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यही संगठन जब 1930 के दशक में आता है तो इसको बहुत ज्यादा समर्थन मिलता है और आगे जिन्ना के नेतृत्व में ये भारत के विभाजन की नींव रखता है। तो फिर जब भारत का विभाजन होता है, इसके बाद में क्या होता है, ये मुस्लिम लीग विघटित हो जाती है और जो है एक मुस्लिम लीग ऑफ पाकिस्तान और दूसरी मुस्लिम लीग ऑफ बांग्लादेश बन के उभरती है। दो में ही विभाजित हो जाती है। लेकिन क्या होता है, ये दोनों भी ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाती हैं और फिर डिजोल्व हो जाती हैं। तो इस मुस्लिम लीग के बारे में हमें कुछ चीजें समझ लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है जिनसे आपके प्रीलिम्स और मेंस में सवाल बनते हैं। और वो क्या है, एक तो मुस्लिम लीग के गठन के बारे में हमें सब चीजें समझ लेनी है। दूसरा, लखनऊ समझौता जो होता है, उस लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग का क्या रोल था, क्या था वो समझौता, इसके बारे में समझ लेना हमारे लिए आवश्यक है। और दूसरा जो लाहौर रेजोल्यूशन, लाहौर प्रस्ताव, तो इन तीन घटनाओं के बारे में हमें डिटेल्स में समझ लेना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और साथ में जो है इससे, देखिए जब मैं मुस्लिम लीग के गठन की बात करता हूं तो आखिरकार मुस्लिम लीग गठन की पृष्ठभूमि अगर मैं बात करूं तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई है उसके बाद ही से जो सर सैयद अहमद खान है, उन्होंने, आपको याद होगा कि अंग्रेजों के सहयोग से बनारस के राजा शिव प्रसाद सिरारे हिंद के साथ मिलकर एक संगठन बनाया था, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन। और इसका उद्देश्य क्या था, मुसलमानों को इस चीज के लिए भड़काना कि भाई कांग्रेस से आप दूर रहिए, ब्रिटिश राज के करीब रहिए, ब्रिटिश हमारे हिमायती हैं और कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है, तो आप कांग्रेस से दूर रहिए। यहीं से फूट डालने की जो कोशिश हुई थी वो लगातार बढ़ती गई। ठीक है, बेसिकली जो ये सर सैयद अहमद खान ने उस समय से वकालत की थी कि कांग्रेस से दूर रहिए, कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है और इंडियन मुस्लिम्स को एक अलग से पॉलिटिकल ग्रुप की जरूरत है, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हुआ, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जब 20वीं सदी स्टार्ट हुई, जैसे 1901 के बाद से ही, तो मुसलमानों को ये एहसास होने लगा कि भाई हमें भी एक जरूरत है कि ऐसे जो है, मतलब एक हमारा नेतृत्व हो, हमारा प्रतिनिधित्व हो, और कांग्रेस हमारा नेतृत्व और प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों को भी इस चीज का एहसास हो चुका था कि कांग्रेस में ज्यादातर हिंदू हैं और वो हिंदुओं के जो है हित की बात करते हैं और मुसलमानों के हित को इग्नोर किया जाता है। फिर 1905 में बंगाल विभाजन होता है। तो बंगाल विभाजन के समय, देखिए जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, आप इस जैसे क्या होता है कि बीच में लॉर्ड मुस्लिम्स का जो एक प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि मंडल होता है,
वो जाके लॉर्ड मिंटो से मिलता है और वहां पर एक तो सेपरेट इलेक्टोरल की बात होती है, दूसरी चीज अपने लिए एक अलग से रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। और आप जानते हैं इसके बाद में मार्ले मिंटो सुधार जो एक्ट आता है, तो उसमें मुसलमानों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरल बना दिया जाता है। तो इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है मुस्लिम लीग के गठन में, क्योंकि वहीं से मुस्लिम्स जो थे वो अपने लिए एक सेपरेट चीजों की मांग करने लगे थे, सेपरेट संगठन की, सेपरेट इलेक्टोरल की, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की। फिर क्या होता है, लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, बंगाल विभाजन करते हैं। अब जब बंगाल विभाजन होता है तो आप देखिए जैसे मतलब पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान, सॉरी पूर्वी बांग्लादेश और जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को जो है डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल में ज्यादातर मुस्लिम्स थे, ठीक है। तो उसमें से काफी हद तक वो मुस्लिम्स खुश थे कि हाँ उनको एक सेपरेट जो है एक जो है देखा जाए तो सेपरेट सब चीजें मिली जा रही हैं, सेपरेट जो है कंट्री मिला जा रहा है। अब ऐसे में सेपरेट स्टेट मिला जा रहा है। अब ऐसे में क्या है कि यहाँ जो है जो ज्यादातर विरोध करने वाले थे वो हिंदू थे। जो पश्चिमी बंगाल के लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया था। यहाँ तक कि जो भारत विभाजन का जो बंगाल विभाजन का जो है विरोध हुआ था, उस विरोध में सबसे ज्यादा विरोध हिंदू संगठनों ने किया था। ऐसे में क्या हुआ कि मुस्लिम्स को एक चीज और समझ में आई कि जो हिंदू हैं वो एकजुट हैं, कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस उनके साथ में है। और ऐसे में हमारे लिए भी एक अलग जो है एक पार्टी होनी चाहिए, एक ऐसा ग्रुप हमारे लिए भी होना चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट को सेफ रखे। क्योंकि अधिकांश मुस्लिम्स ये मानते थे कि उनको, चूंकि वो पहले ही रिप्रेजेंटेशन की मांग कर चुके थे, अलग रिप्रेजेंटेशन की, तो उसमें से अधिकांश मुस्लिम्स का क्या मानना था कि जो पार्टीशन हुआ है, ठीक है, बंगाल का पार्टीशन, तो उसके वो समर्थन में थे। लेकिन कांग्रेस ने जोर तोड़ से विरोध किया और भी बहुत सारे हिंदू, ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम समर्थन में थे, लेकिन ज्यादातर जो वहां के रहने वाले, जो बेसिकली पूर्वी बंगाल के रहने वाले मुस्लिम्स थे, उसमें ज्यादातर उसके समर्थन में थे, खासकर जो एलिट ग्रुप वाले थे, ठीक है, जो अमीर थे, जो अच्छे प्रभुत्व प्रभुत्व रखते थे जो है मुसलमानों के बीच में, वो सब उसके समर्थन में थे। तो ऐसे वहां पर उनको एक इस चीज की आवश्यकता महसूस होती है बंगाल विभाजन के बीच में। फिर इसी बीच में दो आंदोलन और होते हैं। एक जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना के लिए, और जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मुसलमान अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, 1905 में वो तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड मिंटो थे उनसे मुलाकात करके अपने लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरल की मांग भी कर चुके थे, ठीक है। फिर क्या होता है, 30 दिसंबर 1906 को लगभग में 300 डेलीगेट्स वहां पर इकट्ठा होते हैं, कहां पे, ढाका में। और ये कॉन्फ्रेंस कैसा था, ये मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस था। और इसी कॉन्फ्रेंस में वो बात उठाई जाती है कि भाई हमें एक अलग से एक पार्टी बनानी चाहिए, एक संस्था बनानी चाहिए जो हमारे, जो मुसलमानों का जो है बेसिकली इंटरेस्ट को सेफ रख सके। और इसमें सबसे जो अगुआ कार थे मैं कहूं तो नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर, ठीक है, नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर, इन्होंने नाम प्रपोज किया कि हाँ इसका नाम मुस्लिम लीग होना चाहिए, मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया। और इसी तरह से दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। और ये क्या था, ये फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है। इसके अलावा अगर फाउंडर मेंबर की बात आती है तो ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है, विकारुल मुल्क, शहीद अमीर अली और शहीद जो है नबी उल्लाह के साथ साथ खान बहादुर और साथ में मुस्तफा चौधरी। ये फिर बाद में जो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए हैं वो आगा खान हुए हैं, थर्ड, जिनको सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से भी जाना जाता है और आगा खान थर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई। जब मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई तो उस समय तक मोहम्मद अली जिन्ना का इनसे कोई लेना देना नहीं था इस पार्टी से, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में थे और कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत थे। लेकिन बाद में यही मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन करते हैं और 1913 में ज्वाइन करने के बाद में धीरे धीरे इस मुस्लिम लीग को लीड करते हुए और भारत के विभाजन की नींव रखते हैं। तो आखिरकार इसके बारे में हम सब समझते हैं। देखिए एक्चुअल एक अमेरिकी इतिहासकार हुए हैं स्टैनली बोलपर्ट, उन्होंने 1984 में एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, 1984 में लिखी। और जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि जब 1 अक्टूबर 1906 को ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत और कई रियासतों से जो कुलीन, मतलब बेसिकली जो रिच मुस्लिम्स थे, ठीक है, वो इकट्ठा हुए और वायसराय के पास, शिमला के
जो शाही महल है वहां पर वो इकट्ठा होते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वायसराय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, ठीक है, और कहा कि जो यूरोपीय प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता के लिए नहीं है, और इन्हें बहुत ही अत्यधिक सावधानी के साथ में और सतर्कता के साथ में जो है, जो भी उनके नियम हैं, जो कानून हैं, जो कायदे हैं, उनको लागू करना चाहिए, और यही हमारे जो है हित में है। और हमें मतलब मुस्लिम्स को, हमें ऐसा ना हो कि निर्दयी बहुमत की दया पर छोड़ दिया जाए। निर्दयी बहुमत की दया समझ रहे हो आप, मतलब उस समय हिंदू मेजोरिटी थी, तो ऐसा ना हो कि हमें हिंदुओं की दया पर छोड़ दिया जाए, एक निर्दयी दया पर छोड़ दिया जाए। इसलिए हमें अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हमें अलग से सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाए। इसकी बात का जिक्र इन्होंने जो है इस बुक में, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है, इन्होंने लिखा है। साथ ही वोल्पर्ट ने लिखा कि जो भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश शासकों के साथ निर्दयी हिंदू शब्द के खिलाफ मदद मांगने के लिए एक राष्ट्रीय हित मतलब नेशनल इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था, ठीक है, भारतीय मुसलमानों के द्वारा नेशनल इंटरेस्ट शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। और फिर 2 महीने बाद ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। ये कुछ अंश हैं जो बोलपट की किताब से हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं कि यही मुस्लिम लीग बाद में आके लखनऊ समझौता होता है 1916 में, और जिसमें कांग्रेस के साथ इस समझौता में, जब लखनऊ अधिवेशन होता है लखनऊ में, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लखनऊ के इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो कुछ सहयोग हुए थे, उस सहयोग में कहा गया था, जो दिसंबर 1916 में, ठीक है, फिलहाल के लिए बाल गंगाधर के नेतृत्व में और कांग्रेस के मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। और इसमें बताया गया कि हम ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए मिलकर काम करेंगे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के लिए हम मिलकर काम करेंगे, ठीक है, और मिलकर काम करेंगे। और साथ ही जो प्रोविंशियल और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ठीक है, और साथ में जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा हम लोग मिलकर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन लाएंगे, निर्वाचित प्रतिनिधि हम वहां ले जाएंगे। और साथ ही, लेकिन साथ ही इसके बदले क्या हुआ, ये सब मिलकर एक साथ में करने के बदले जो कांग्रेस था उसने अलग से जो निर्वाचक मंडल था उसको स्वीकार भी किया, जो पहले से 1906 के एक्ट से, सॉरी, जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से जो है इसमें सेपरेट इलेक्टोरल की बात की गई थी, उसको कांग्रेस द्वारा फिर एक्सेप्ट भी किया गया। ये कुछ मुख्य पॉइंट थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ जो है मोहम्मद अली जिन्ना को भी जिस हिसाब से समर्थन मिला, वो भी एक ख्वाब देखने लगे, किस तरह का, एक अलग देश के प्रधानमंत्री बनने। उनको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि भारत में जो बहुमत वाली आबादी है वो हमको कभी भी प्रधानमंत्री बनने नहीं देगी, और हम प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे, इसीलिए वो अलग से। अब यही वही जिन्ना जो कभी भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता के अग्रदूत माने जाते थे, वो एकदम भारत विभाजन के खुलकर समर्थन में आ गए कि हमको अलग से देश के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अलग से देश। तो 1940 में लाहौर प्रस्ताव आया, ठीक है। लाहौर प्रस्ताव पे हम बात करेंगे थोड़ा सा, कि जब लखनऊ समझौता हुआ था वहां से लाहौर प्रस्ताव तक जिन्ना पूरी तरह से बदल चुके थे, और इनको भारत में विभाजन के अलावा और कोई चीज चाहिए ही नहीं थी। कांग्रेस तो छोड़ ही चुके थे, और जो कभी कहा जाता है कि मुस्लिम एकता के दूत थे, अग्रदूत थे, ठीक है, तो उनको इस बात का भी एहसास हो चुका था कि कांग्रेस के हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाएगा, ऐसा उनका मानना था। कि जब अगर भारत का विभाजन नहीं होता है, तो ऐसे में जो कांग्रेस का हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो उसमें जो मुसलमान है उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। और यही कहकर ये मुसलमानों को एक्चुअल में भड़काते रहे, और मुसलमानों के देखा जाए तो वहां जो है सबसे बड़े अग्रदूत उस वक्त निकल, जो कभी एकता के अग्रदूत थे, वो विभाजन के अग्रदूत बन के सामने आते हैं। फिर 22 मार्च से 24 मार्च तक इनका 1940 में जो लाहौर का सेशन होता है, ठीक है, उस लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग द्वारा जो है लाहौर प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अपनाया जाता है, और जिसमें भारत में मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य का आह्वान किया जाता है, कि भारत में मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की आवश्यकता है। और इस प्रस्ताव को मानने के लिए 23 मार्च को, आज भी अगर देखा जाए, क्योंकि ये 23 मार्च को अपनाया गया था, 23 मार्च 1940 को, तो आज भी पाकिस्तान इसको अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, ठीक है, 1940 के प्रस्ताव को। और यही फिर आगे आप जानते हैं कि यहाँ किस तरह से जो है भारत के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाती हुई लीग, और
भारत और पाकिस्तान दो राज्यों में विभक्त करने में मुस्लिम लीग का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो इस प्रस्ताव में यह भी घोषित किया गया कि यह ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है उसका विचार है कि कोई भी संवैधानिक योजना इस देश में लागू नहीं हो सकती, ठीक है, जो मुसलमानों को स्वीकार्य ना हो। मतलब कोई भी संवैधानिक योजना इस देश में लागू की जाएगी वह मुसलमानों के लिए स्वीकार्य नहीं होगी जब तक कि उसे मुसलमानों का जो मूलभूत सिद्धांत है, जो बेसिकली पार्टीशन से संबंधित है, जो भौगोलिक रूप से मतलब जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो डिवीजन का प्रावधान था, अगर वो उसमें शामिल नहीं होता है तब तक कोई भी संवैधानिक योजना यहाँ पर लागू नहीं होगी। मुस्लिम लीग उसको लागू नहीं करने देगी। मतलब आप समझ सकते हैं, कुल मिला के लाहौर प्रस्ताव में यह था कि भारत में पार्टीशन के अलावा और कुछ भी मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जिन्ना को सिर्फ एक चीज ही दिखती थी कि हमें एक अलग देश का प्रधानमंत्री बनना है। ठीक, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, आवश्यकता अनुसार जो क्षेत्रीय पुनर्संरचनाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनको जो है बनाने की बात की गई और ऐसे क्षेत्र की बात की गई जहां पर मुसलमान ज्यादा संख्या में हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर पश्चिमी भाग जो अभी मौजूदा पाकिस्तान है, साथ ही पूर्वी क्षेत्र जो तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, आज की डेट में बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली इन सब क्षेत्रों की मांग की गई कि इनको एकदम पुनर्संरचनाएं की जाए इनकी और इनको अलग से एक राज्य बनाया जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें होते हुए आपने देखा कि किस तरह से मुस्लिम लीग के द्वारा जो है इन सभी चीजों को की मांग करते हुए इसके बाद में भारत के विभाजन की नींव रखी गई। भारत के पूर्वी क्षेत्रों को एकत्रित करके एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए, ऐसा भी लाहौर प्रस्ताव में कहा गया, जिनकी जो है जो इकाइयां हैं वो पूरी तरह से स्वायत्त होंगी और संप्रभु होंगी, मतलब अपने डिसीजन लेने में सावरीन होंगी, अपने डिसीजन लेने में किसी के हस्तक्षेप, किसी भी तरह का जो है किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस प्रस्ताव में ये भी मांग की गई थी कि भारत के अन्य हिस्से जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उनके और अन्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में विशेष रूप से पर्याप्त और प्रभावी उपाय किए जाएं। अगर संविधान बनाना है, अगर संवैधानिक रिफॉर्म लाना है, तो जो है हमारे लिए अगर कोई भी योजना ऐसे स्वीकार नहीं होगी जिसमें मुसलमानों के हित का संरक्षण न किया गया हो, और खासकर विभाजन से नीचे तो कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। ये कुछ प्रमुख बातें हैं लाहौर प्रस्ताव की, और यही देखा जाए तो आगे चल के जो है भारत के विभाजन में मुख्य भूमिका मुस्लिम लीग की रही है। फिर मैंने आपको बताया है कि मुस्लिम लीग का उसके बाद में विभाजन हो जाता है, मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग ऑफ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग ऑफ बांग्लादेश। फिर धीरे धीरे उनका विघटन हो जाता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी और इस तरह की क्लासेज आपको अब लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, वो किसी भी टॉपिक की हो सकती हैं जो आपके करंट में चर्चा में रहे, और एक ही क्लास में उस पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा, जिससे कि यहाँ जो है आपको फिर बार बार इन चीजों के बारे में पढ़ना ना पड़े, और एक ही क्लास में चीजें मिल जाने से आपको याद भी रहते हैं, फैक्ट भी याद रहते हैं और साथ में जो है जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी याद रहते हैं। धन्यवाद।